नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम टेक्निकल रिव्यू करेंगे उस फिल्म की जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है और मेरे ढेर सारे वीडियोस में लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इस फिल्म का आप टेक्निकल रिव्यू करिए, और उस फिल्म का नाम है टेनेट। देखिए, इस फिल्म को रिव्यू करने का मुख्य वजह यह थी कि इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिमाग की भी ज़रूरत आवश्यकता से ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की यह मेरे ख्याल से मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फिल्मों में से एक है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फिल्म है टेनेट। इस फिल्म में पहली बार इन्होंने किसी अश्वेत को एज ए हीरो लिया है। और क्रिस्टोफर नोलन की अगर हम बात करें उनकी लोकप्रियता की, तो मेरे देश में ही, मैंने भारतवर्ष में ही जो 80 के दशक में पैदा हुए बच्चे हैं या उससे 4-5 साल पहले तक के, उनके लिए क्रिस्टोफर नोलन का दर्जा वो है जिसे पाने के लिए और डायरेक्टर्स कतार में खड़े हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन के दौरान होने वाले जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे स्टोरी आइडिया हो, प्लॉटिंग हो या प्रीमाइसेस हो, उसके बारे में कि नोलन के दिमाग में इस तरह का ख्यालात आया कैसे होगा। डेफिनेटली मैं उनके हिसाब से मैं सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर एक राइटर, हर एक डायरेक्टर अपने लेवल पर सोचते हैं। हो सकता है कई जगह पर मुझे उनकी जो कल्पना है उसमें बहुत सारे बग्स दिखाई दे रहे हों कि यहाँ पर तो ये गलती है, वो गलती है, लेकिन उन्होंने जहाँ पर समझा होगा, जिस लेवल पर समझा होगा, उन्होंने अपने हिसाब से सही समझा होगा। हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा इस फिल्म को बनाने से पहले, उनके दिमाग में कैसे आइडिया आई होगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? देखिए, आत्महत्या तभी आदमी करता है जब उनको लगता है कि उनका जो प्रेजेंट टाइम है वो इतना बुरा हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि अगर इससे अच्छा है कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर ले, मर जाए। देखिए, कोई भी मरना नहीं चाहता है, क्योंकि मौत से बुरी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा कष्टकारी कोई चीज़ नहीं होता है। और कोई भी आदमी, बूढ़े से बूढ़े आदमी को भी अगर आप पूछें, मरने वाले आदमी को भी कि आप क्या चाहते हो, तो वो ज़रूर बोलेगा कि मुझे तो ज़िंदगी चाहिए, कुछ दिन और जी जाता। तो ऐसे में लोग आत्महत्या तभी करते हैं जब उनकी वर्तमान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो उनके दिमाग में आया होगा ऐसा सोच कि फ्यूचर में आगे चल करके पृथ्वी के लोग टेक्नोलॉजी में, साइंस में तो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, संपन्नता में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन वहाँ की परिस्थिति, वातावरण, प्रदूषण या कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र का चीज़ होता होगा जिससे लोग परेशान इतना ज़्यादा हो जाते होंगे कि लोग सोचते होंगे कि काश हम नहीं रहते, या ये जो दुनिया है ये नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग, अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं, तो कुछ ऐसे बुरे लोगों ने ये सोचा कि अपने टेक्नोलॉजी के दम पर वो पास्ट में जाएं और उन भूलों को सुधारें, जैसे इन्वायरमेंट, प्रदूषण, जो भी चीज़ हम लोग आज कर रहे हैं जिसके वजह से भविष्य के लोग हो सकता है खतरे में पड़ जाए, तो वो पास्ट में आके उस चीज़ को सुधारने के चक्कर में महाविनाश करने की तैयारी कर लेते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे पूरी की पूरी सृष्टि उस समय का खत्म हो जाए, ये बिना सोचे कि उनका फ्यूचर क्या होगा। ये ठीक उसी तरह से हो गया जैसे अगर आप अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी को उनके बचपन में मार देते हैं। यानी आप सोचिए ज़रा कि पास्ट में जाते हैं, आप अपने भूतकाल में जाते हैं और जा कर के जब आपके दादाजी की शादी नहीं हुई होती है उस दौरान उनको आप मार देते हैं। ऐसे में क्या होगा? आपके पिताजी की उत्पत्ति नहीं होगी, अगर पिताजी की उत्पत्ति नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है ये एक कल्पना है, लेकिन इस कल्पना को किया गया कि अगर मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, शक्ति का मतलब टेक्नोलॉजिकली, कि आप रिवर्स जा सके, इन्वर्ट जा सके, इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्ट होकर के जा सके, पीछे की तरफ जा सके और अपने भूतकाल में कोई चीज़ कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ये उनके दिमाग में सोच आया, और ऐसी परिस्थिति इतना विनाशक परिस्थिति है जिसमें फ्यूचर के लोगों ने जो था, उन लोगों ने ऐसा कुछ सोचा, उसके बारे में, प्लॉट के बारे में हम आगे आएंगे। विचार यही है कि उसको ख़त्म करने के लिए, पूरे पास्ट को ख़त्म करने के लिए कोई उन लोगों ने एक मिशन बनाते हैं, और उस मिशन को ख़त्म करने के लिए एक और मिशन बनाया जाता है जिससे पूरे पृथ्वी को महाविनाश से बचाया जा सके। तो ये उनका थीम था, थॉट था, आइडिया था, और इसके ऊपर इन्होंने
कहानी का ताना बाना बुना। इस आइडिया को मूर्त रूप लाने के लिए उनके पास कुछ टेक्निकल टर्म्स होना ज़रूरी था, जिसमें पहला है टाइम ट्रैवल। देखिए, टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के ऊपर ढेर सारी फिल्में बन चुकी है, जिसमें आप फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, जो कि बड़ा ही अजीब लगता है कि क्या ऐसा संभव है, जो चीज़ घटा ही नहीं है वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग किया है नॉलन ने कहा कि इसमें आप फ्यूचर में जहाँ आप हैं वहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, जहाँ तक हो गया आप पीछे जा सकते हैं, पीछे कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए जा सकते हैं और आपको उतने दिन ही लगेंगे। और इसके लिए एक मशीन का उन्होंने आविष्कार दिखाया कि फ्यूचर में जाकर के ऐसा मशीन बना जिसका नाम टर्नस्टाइल है। टर्नस्टाइल के जरिए आप इन्वर्ट हो सकते हैं, यानी पीछे की तरफ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने की बात है, अगर आप इन्वर्ट होते हैं यानी आप बैक में जा रहे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने परिप्रेक्ष्य में आप सीधा चल रहे हैं, जबकि आप चल रहे हैं उल्टा। लेकिन आपको लगेगा उस समय जब आप इन्वर्ट होंगे, देखिए इस चीज़ को बढ़िया से समझिएगा तो फिल्म देखने में मज़ा आएगा, कि जब आप इन्वर्ट में जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप तो सही चल रहे हैं, बाकी पूरा दुनिया जो है वो उल्टी चल रही है। जबकि ऐसा नहीं है, उनके दृष्टि में आप उल्टे चल रहे हैं और आपके दृष्टि में वो उल्टा चल रहे हैं। और वहाँ जब आप इन्वर्ट जाते हैं तो सब कुछ उल्टा होता है आपके अंदर। जो आप सांस लेते हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे में आप जब इन्वर्ट जाएंगे यानी पीछे की तरफ जाएंगे तो उस समय आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ेगा, जो प्रेशर से आपके अंदर फेफड़े में ऑक्सीजन का प्रवाह करेगा। तो इसलिए इस फिल्म को जब भी देखिएगा तो आप अगर कोई ऑक्सीजन मास्क लगा करके चल रहा है या कोई मुखौटा लगाया है जिसके अंदर ऑक्सीजन मास्क है, तो समझ लीजिएगा कि वो इन्वर्ट में जा रहा है, यानी पीछे की ओर जा रहा है। और जो लोग वर्तमान में हैं वो तो नॉर्मल रहेंगे। तो ये चीज़ फिल्म देखते समय समझ में आएगा। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जब इन्वर्ट में जाते हैं तो हर चीज़ उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल में जब आग लगती है तो हिट मिलता है, लेकिन जब आप इन्वर्ट में जाएंगे तो आग लगेगी तो क्या होगा, जम जाएंगे लोग, यानी बहुत ठंड होगा, बहुत बर्फीला वातावरण हो जाएगा। इस फिल्म में कई जगह पर इसका ज़रूरत पड़ी है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो आपने इन्वर्ट में अगर आपके पास कोई द्रव्य मिलता है, कोई गोली मिलता है, कोई चीज़ ऐसा जो वेपन मिलता है, तो वो जिसमें कि आप अगर फायर करेंगे तो गोली निकलने की वजह गोली बाहर जो लगी हुई है वो गोली वापस आएगी, यानी इन्वर्ट में आएगी, वापस आएगी। तो ये भी थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि इन्वर्ट जब होगा तो सब चीज़ उल्टा चलेगा। तो लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो इन्वर्ट हुआ है, लेकिन इन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर से वो सामान लेके आना ही पड़े। वहाँ की जो चीज़ है उसको भी आप इन्वर्ट मशीन में डालते हैं तो 5 दिन का इन्वर्ट, 10 दिन का इन्वर्ट, जो भी आप करते हैं, तो प्रोडक्ट को भी, किसी ऑब्जेक्ट को भी इन्वर्ट कर सकते हैं और लोगों को भी इन्वर्ट कर सकते हैं। और लोग अगर चाहें तो कोई 10 मिनट पीछे जा सकता है, कोई 20 मिनट आगे जा सकता है, इस तरह का कुछ कर सकता है, क्योंकि वो सब पीछे के स्थिति में है तो इन्वर्जन हो सकता है। और 1 by 1 थोड़ा सा पेचीदा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप में से किसी ने ये फिल्म टेनेंट नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने देखा है वो एक बार और देख ले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब हम आते हैं प्लॉट के ऊपर। देखिए, ये टेक्निकल टर्म्स हो गए, ये चीज़ें मिल गई डायरेक्टर को कि ये सब हम यूज़ करेंगे, ये मशीन का यूज़ करेंगे जिसमें आप रिवर्ट जाएंगे यानी इन्वर्ट जाएंगे, और हम टाइम ट्रेवल की बात करेंगे। हम आगे नहीं जा सकते हैं, फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं, मैंने जो समय के, लेकिन पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो जो फ्यूचर के लोग हैं वो पीछे की तरफ आ सकते हैं। तो ये हो गया उनके पास टूल्स, जिस टूल्स का यूज़ करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना जानने से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम प्लॉट की तरफ। फ्यूचर के एक साइंटिस्ट ने पास्ट में जाकर आज के प्रेजेंट में एल्गोरिथम नामक मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स छिपा दिए हैं जिनके सारे पार्ट्स अगर एक साथ मिल जाएं तो पृथ्वी की धुरी विपरीत दिशा में घूम जा सकती है। और वो साइंटिस्ट एक लेडी साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस मशीन को बना करके उनको लगा कि ये तो हमसे एक गलती हो गई जिससे पूरा महाविनाश हो सकता है। तो उसने क्या किया, उस पार्ट्स को या उस मशीन के पार्ट्स को वहाँ नहीं छिपाया, यानी फ्यूचर में नहीं छिपाया। वो पहले पास्ट में आया, अपने भूतकाल में आया और भूतकाल में आकर के उसे अलग अलग जगह पर छिपा दिया।
क्योंकि वो जानता है कि अगर ये पार्ट्स कुछ बुरे लोगों को मिल जाता है तो महाविनाश निश्चित है। तो ऐसे में पास्ट में जाने का यही कारण था कि पास्ट में छिपाने पर फ्यूचर में यानी प्रेजेंट, उस समय के प्रेजेंट में किसी को वो मशीन मिलेगी ही नहीं, उसके पार्ट्स मिलेगा नहीं, वो एल्गोरिथम तैयार नहीं होगा, और एल्गोरिथम तैयार नहीं होगा तो पृथ्वी अपने जो अक्ष में जो घूम रहा है उसकी दिशा बराबर रहेगी, विपरीत दिशा में नहीं घूमेगी। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा किया, और करने के बाद वो आत्महत्या कर लेती है ताकि उससे कोई पूछ ही ना पाए कि वो जो पार्ट्स है उसको कहाँ कहाँ रखा गया है। लेकिन इसके बारे में जानकारी मिल जाती है उस समय के कुछ ऐसे लोगों को जो महाविनाश चाहते थे, और वो पास्ट में कुछ लोगों को भेज करके उन चीज़ों को चुराने की कोशिश किया जाता है करते हैं। इसी में फिल्म का जो पहला सीन होता है वो एक ओपेरा हाउस के अंदर, जिसमें करीब 3500 लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर जाकर के वो गोलीबारी करके वो एक सामान को लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो एक मशीन का जो एल्गोरिथम है उसका एक पार्ट ले लेते हैं, और उसके अलावा कुछ कुछ पार्ट्स और जगह पर भी मिलते हैं। एल्गोरिथम से होने वाले महाविनाश न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। टेनेट ऑर्गेनाइजेशन की एक बेनाम सीक्रेट एजेंट, जिसका रोल प्ले किया है जॉन डेविड वाशिंगटन ने, जिसे यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर उसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, हम जॉन कह सकते हैं या प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। वो इस काम में लगा हुआ है कि कैसे भविष्य, वर्तमान और अतीत में चल रहे इस खतरनाक मकसद को रोका जाए और दुनिया को तबाह होने से बचा लिया जाए। प्रोटैगनिस्ट को हेल्प करता है फ्यूचर से आया हुआ उसका दोस्त नील। नील के बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी कि नील असली में जो जॉन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका फ्यूचर का दोस्त रहता है, बहुत ही जिगरी दोस्त रहता है, जो उसे बचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए अपने पास्ट में आता है, यानी अभी के प्रेजेंट में आता है। थोड़ा सा इस फिल्म में पास्ट और फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ये थोड़ा सा चलता रहेगा, तो उसमें आपको उलझना नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में आर्म डीलर प्रिया, जिसका रोल निभाया है डिम्पल कपाड़िया ने, प्रोटैगनिस्ट यानी जॉन को बताती है कि आंद्रे सेटोर कोई एल्गोरिथम सॉल्व करना चाहता है, और वही इस फिल्म का मुख्य विलेन, आप कह सकते हैं कि विलेन है, जिससे महाविनाश आ सकता है। प्रोटैगनिस्ट सैटोर से मिलने के लिए उसकी पत्नी कैथरीन, जिस रोल को प्ले किया है एलिजाबेथ ने, उसकी मदद लेता है, क्योंकि जानता है वो कि बिना उसके वाइफ के यानी कैथरीन के मदद के बिना सैटोर तक नहीं जाया जा सकता है। इसलिए जो प्रोटैगनिस्ट है वो उनकी मदद लेता है, और अंत में प्रोटैगनिस्ट जो है वो इस एल्गोरिथम मशीन को विनष्ट करके, नाश करके, नष्ट करके पूरे विश्व को महाविनाश से बचा पाता है कि नहीं, यही इस फिल्म की प्लॉट है, कहानी है, और यही चीज़ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मैं आपको फिल्म की पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ ताकि रोचकता बनी रहे और आप फिल्म देखते समय इस चीज़ को फील कर पाए कि क्या गज़ब का सोच है नोलन का। हाँ, इशारा ज़रूर मैं दूंगा कुछ घटनाओं की, ताकि उस घटना को देखते समय आपको पता चल सके कि असली में हो क्या रहा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसा मैं बताऊंगा जो चीज़ नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आती है कि हो क्या रहा है। इसमें एक सीन है, नकली पेंटिंग को चुराने के लिए जॉन जो है यानी प्रोटैगनिस्ट जो है वो जाता है एक जगह पर, और उसे पता है कि ये पेंटिंग चुराना बहुत कठिन है, वो एक एयरपोर्ट के पास है। तो उसने तय करता है नील के साथ मिल करके कि एक बोइंग जो विमान होता है, एरोप्लेन होता है, उसके ज़रिए लोगों का ध्यान भटकाते हैं, वो उसमें कुछ एक्सीडेंट करते हैं और उसके ज़रिए कुछ आग का शोला आता है। आपको देखने को मिलेगा कि उसके ज़रिए जो वहाँ के एयरपोर्ट पर रहने वाले जो सेना के लोग हैं वो लोग उधर की ओर जाएं और ये पेंटिंग वो चुरा सके। वहाँ पर उसकी लड़ाई होती है खुद से ही, ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप जान लीजिए कि वो खुद, यहाँ पर कोई भी आदमी अगर इन्वर्ट होके आया है तो ये जान लीजिए वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में रह रहा है। यानी फ्यूचर से जो वापस आया है तो वो अपने प्रेजेंट को ही मिलता है, तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। और इसमें दिया गया है कि ये अगर आपके हमशक्ल का कोई भी हो तो उससे आप दूर रहें, क्योंकि अगर आपका बॉडी टच हो जाती है तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसके लिए बताया जाता है कि जब भी आप इन्वर्ट में जाइए तो अपने हमशक्ल से बचिए, उनसे दूर रहिए। लेकिन यहाँ पर दूर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक इन्वर्ट में आया रहता है तो वो मुखौटा लगाया रहता है, ऑक्सीजन मास्क लगाया रहता है, और वो अपने से ही खुद से लड़ाई करने लगता है। इसके बारे में आपको आगे समझ में आ जाएगा जब आप फिल्म देखेंगे। तो किसी भी वजह से वो पेंटिंग चोरी नहीं कर पाता है, उससे पहले दूसरे लोग आ जाते हैं और इन्हें
नाटक करना पड़ता है बेहोश होने का, और उसके बाद वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। तो एक घटना यहाँ पर है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो खुद से लड़ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बताता हूँ। एक जगह दिखाया जाएगा, न्यूक्लियर को लेने के लिए जब जॉन जो मेन हीरो है वो जाता है, तो उधर से दूसरी गाड़ी से इन्वर्ट होकर के जो सैटर्न है वो उल्टी दिशा से आता है। उसके साथ उसकी पत्नी कैथलीन भी रहती है, जिसे गन पॉइंट पर लेकर के वो आता है, और दोनों कार आमने सामने, एक रिवर्ट में आता है यानी इन्वर्ट होके वो आ रहा होता है, और एक एक्चुअल होता है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने का फेर होता है, क्योंकि उसमें एक तीसरे गाड़ी में जॉन खुद बैठा रहता है, जो सिल्वर कलर की गाड़ी होती है, जो पलटती है वहाँ पर। तो वो भी आपको 2 बार में समझ में आ जाएगा कि एक इन्वर्ट करके आ रहा होता है, इसलिए वो उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देगी और बाकी चीज़ सीधी दिशा में। तो यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर 10 मिनट के भी आगे और पीछे में बहुत अंतर आ जाता है। क्योंकि अगर मान के चलिए आप पीछे जा रहे हैं 10 मिनट पहले और 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले जब आप जाते हैं और उससे पहले अगर आप 10 मिनट पहले ट्रैवल कर चुके हैं, तो 20 मिनट पहले जाने पर अभी आपको याद रहेगा कि 10 मिनट बाद क्या होने जा रहा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न जरूर पैदा करता है, लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा जब आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा पार्ट उसमें इन्वर्ट जा रहा है, कौन सा पार्ट वो वर्तमान में है यानी प्रेजेंस में। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा समझेंगे कि कैसे ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें सिल्वर कार जो एक्सीडेंट करती है, पलटती है, उसमें पहली बार में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन ड्राइव कर रहा था, लेकिन दूसरी बार में आपको पता चल जाएगा कि वो जॉन ही था। यहाँ एक दूसरी वाकया है जिसमें जो सैटोर है वो अपनी पत्नी कैथलीन को इन्वर्टेड गोली से शूट करता है, और इन्वर्टेड गोली लगने से वो घायल हो जाती है, जिसे बचाने के लिए जॉन के पास यही एक उपाय रहता है कि उसको इन्वर्ट में ले जाए। यानी एक मशीन है, जिस मशीन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, उस मशीन में ले जाके उसे इन्वर्ट में ले जाता है, ताकि उसका जो असर है, गोली का असर कम हो, गोली निकल जाए। गोली निकल जाएगा तो गोली उसके अंदर चुकी नहीं रहेगा, तो उसको जख्म भरने में आसानी होगी। उसके अंदर जो प्रदूषित चीज़ें होती है, बारूद वगैरह होता है, जो भी गन पाउडर्स होता है, तो उसका जो असर है कम होगा, वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। इसके लिए उसको पीछे ले जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा देखेंगे कि कब कौन सा चीज़ पीछे जा रहा है, कौन सा चीज़ आगे आ रहा है। कई बार आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि सैटोर को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। फ्यूचर के जो बदमाश लोग हैं, उन्होंने सैटोर को ही क्यों सेलेक्ट किया कि वर्तमान में वो पूरे पृथ्वी को मिटाने में उनकी सहायता करे। असली में कैथलीन ही बताती है, उसकी पत्नी जो है वो बताती है कि सैटोर को कैंसर हुआ है और कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो कैंसर लाइलाज है, उसे पता है कि वो मरने वाला है। तो इसलिए वो चाहता है कि अपने मरने के साथ साथ वो ऐसा कुछ करता है जिससे कि वो एल्गोरिथम पूरा हो जाए और उसके साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाए। होते हैं ना कुछ बुरे लोग, वो चाहता है कि अगर मुझे ये बीमारी हो जाए तो भगवान करे सबको यही हो जाए। तो ऐसा लोग जो सोचते हैं, ऐसी ही मानसिकता का सैटोर है, और वो चाहता है कि उसके मरते समय पूरा पृथ्वी विनष्ट हो जाए। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों अपने बुरे वक्त में मरे। वो कैथलीन के समय जब अच्छा समय व्यतीत कर रहा होता है, उस समय वो एल्गोरिथम को पूरा करना चाहता है। तो इसके लिए वो फिर से पीछे जाता है, अपने पास्ट में जाता है, और वहाँ पर एलिजाबेथ जो रोल कर रही है कैथलीन का, उसके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाता है, या अच्छा संबंध स्थापित दिखाता है, या वो उस चीज़ को फील करता है कि इस समय हम बहुत अच्छा समय हम बिता रहे हैं। लेकिन कैथलीन को पता है कि वो क्या करेगा, इसलिए वो बातों में उलझाए रखती है उस जगह पर सैटोर को, और टाइम देता है जॉन यानी जो हीरो है उसको, प्रोटैगनिस्ट को, कि ताकि वो एल्गोरिथम का पता लगाए और उसे नष्ट कर दे। और नष्ट होने से पहले ही कैथलीन सैटोर को गोली मार देती है, और गोली मार करके उस यार्ड से, समुद्र के अंदर यार्ड रहता है, यार्ड से वो कूद जाती है। और कूदते समय एक अजीब चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो पास्ट रहता है, ये फ्यूचर में आगे चल के कूदती है। फ्यूचर का मतलब बहुत फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ दिन बाद की बात कर रहे हैं। उससे पहले पास्ट में, चूँकि वो पास्ट में गई हुई होती है, तो पास्ट में वो देखती है कि दूसरे बोट पर कैथलीन अपने बेटे के साथ है, और वो देखती है कि यार्ड से कोई लड़की कूद रही है। तो उसको ये नहीं पता चलता दूरी से कि वो खुद ही है, और वो सोचती है कि उसका हस्बैंड का किसी और महिला के साथ कोई रिश्ता है या कोई अनैतिक संबंध है।
और यही सोच करके वो पति से दूर होती है। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट का जो ये तारतम्यता है इस फिल्म में कई बार है, जहाँ पर कई बार मुझे भी लगा कि यार ये कैसे हो गया, लेकिन बाद में फिर जब समझा सोचा तो समझ में आ गया कि ये क्या सोच कर इन्होंने बनाया है। आपको भी अब जब फिल्म देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत इजी लगने लगेगा। लास्ट में कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो डिम्पल कपाड़िया जो इस रोल को प्ले कर रही होती है यानी प्रिया सिंह का, तो प्रिया को क्यों मार देता है। देखिए, प्रिया सिंह खड़ी रहती है कैथलीन को मारने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि सेटोर ख़त्म हो चुका है, कैथलीन को भी अगर हटा दिया जाए तो उसका एक छत्र राज्य हो जाएगा, तो इसलिए उसे मारने के लिए वहाँ खड़ी रहती है। लेकिन वहीं पर आ जाता है जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जॉन, जो हीरो है, वो कार के पीछे बैठा रहता है और वो अपने बारे में बताता है कि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो जॉन है वही फ्यूचर का टेनेट का मेन सदस्य होता है, मेन आदमी होता है, जो अपने पास्ट के भी अपने को ही, खुद को ही अपॉइंट करता है इस महाविनाश को रोकने में। तो ये सारी चीज़ें चूँकि प्रिया सिंह को पता चल जाता है, टेनेट के बारे में बहुत कुछ जान जाती है और उसका ज़िंदा रहना टेनेट के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वहाँ पर उसे मार दिया जाता है और यहाँ पर फिल्म ख़त्म होती है। लेकिन इस फिल्म के कहानी का हमने मैक्सिमम हिस्सा मैंने नहीं बताया है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कमाल का सोच है। डेफिनेटली ये संभव नहीं है जो चीज़ उसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप कन्विक्शन के साथ बेहतर ढंग से आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो हर चीज़ सच्ची लगने लग जाती है। तो इस फिल्म में भी यही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा और कई चीज़ें समझ में नहीं आया होगा, उनको भी कई चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो एक बार और फिल्म देख लीजिएगा, अब तो ज़रूर आ जाएगा। अब चलते हैं हम इसके शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का टेक्निकल चीज़ों को जानने के लिए कि इस फिल्म को कैसे शूट किया गया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक ही समय में कोई इन्वर्स चल रहा है, कोई प्रेजेंस में नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि इन्वर्स हमेशा उल्टा की दिशा की ओर चलेगा या चलेगी, या कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और जो प्रेजेंट है वो सामान्य दिशा में जा सकता है। आप सोचेंगे भाई क्या है, हम तो टेप को उल्टा कर देंगे यानी रिवर्स चला देंगे, लेकिन एक ही साथ जहाँ कैमरा मूव हो रहा है वहाँ पर दोनों चीज़ को रिवर्स करना बड़ा ही कठिन काम है। ये नोलन जैसा जो महान डायरेक्टर है उन्हीं का सोच हो सकता है। उन्होंने एक तो काम किया है कि इसमें सब चीज़ रियल रखा है। इस फिल्म में बहुत कम VFX का शॉट यूज़ हुआ है, लगभग 280 जगह पर छोटे छोटे शॉट्स हैं जिस जगह पर VFX का यूज़ किया गया, और वो भी कहाँ किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कार आ रहे हैं, उसमें से जो मेन शूटिंग वाला कार है जिसमें बड़ा कैमरा लगा होता है वो भी आ गया उसको हटाने के लिए, या कुछ कार्स को और उसमें रखने के लिए, कुछ भीड़ को बढ़ाने के लिए, ऐसे जगह पर ही VFX का यूज़ किया गया। बाकी सारी चीज़ें जो भी आप देखते हैं, अदरवाइज़ आप देखते होंगे चेजिंग वगैरह के शॉट में, या कार का आप देखेंगे ब्लास्टिंग वगैरह के शॉट में क्या होता है, मिनिएचर जो छोटे छोटे गाड़ी होते हैं ना, उसको छोटे छोटे कार बना करके उसको शूट करते हैं, उसके बाद उसमें फ्लेम वगैरह लगा करके उसको रियल के साथ कंबाइंड करते हैं। तो ऐसा नहीं, उसने रियल शूट किया। आप सोच सकते हैं जो एरोप्लेन है, उन्होंने बोइंग एरोप्लेन खरीदा उसको विनस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें एक्सीडेंट दिखाना था, वो एक्चुअल बोइंग को ले करके उसके बाद शूट किया गया। चाहता तो उसको भी VFX के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया ताकि ओरिजिनल लगे। उन्होंने इस फिल्म को असल में फ्यूचर के लिए बनाया, इसलिए इस फिल्म को पूरी तरह से 65 mm के फिल्म पर शूट किया गया IMAX पर। IMAX का कैमरा, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। IMAX का कैमरा बहुत बड़ा होता है, उसे आप आराम से ले करके कंधे पर लेकर शूट नहीं कर सकते हैं, फिर भी उस कैमरे का इतना ज़बरदस्त यूज़ किया गया, जैसे आजकल लोग GoPro यूज़ करते हैं ना, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, वैसे उन्होंने IMAX का कैमरा लगाकर काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि आज जो मैं फिल्म बना रहा हूँ ये 25 साल 50 साल बाद भी इसकी जो क्वालिटी रहेगी तो उस समय के जो फिल्म की क्वालिटी रहेगी उसके साथ मैच कर सके। तो ये सोच होती है। आज उन्होंने डिजिटल कैमरा पूरी तरह से अवॉइड किया इस फिल्म में, जबकि आज डिजिटल का ज़माना है, हर जगह पर डिजिटल कैमरा यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत कम जगह पर यूज़ किया, मैक्सिमम जगह पर अवॉइड किया। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन से कैमरा यूज़ हुए। मेनली तो IMAX यूज़ हुआ है, लेकिन IMAX का कौन सा वर्जन और कौन सा कैमरा उसका लिस्ट है। सबसे पहला है Arriflex 765, ये भी पूरा फिल्म कैमरा है। IMAX Mark 3, IMAX Mark 4, IMAX का MSM 9802, पैनाविजन का 65 कैमरा यूज़ हुआ है, पैनाविजन का पैनाफ्लेक्स यूज़ हुआ है, और सिस्टम 65 स्टूडियो यूज़ हुआ है। इतने सारे कैमरे जो सभी फिल्म कैमरे हैं 65 mm के,
उन कैमरे का ही यूज़ किया गया है इस फिल्म को बनाने में। और इसका जो रेजोल्यूशन है 6.5K पर ला कर के इसकी पूरी एडिटिंग की गई है और ज़बरदस्त एडिटिंग किया गया है। और पैनाविजन का ही जो लेंस है वो यूज़ किया गया और ज़बरदस्त लेंस जो कि बहुत लो लाइट पर भी ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, उस लेंस का यूज़ किया गया। स्पेशली इस पिक्चर के लिए अलग से उन्होंने लेंस को क्रिएट कराया, तैयार करवाया और उसका यूज़ किया। इसमें बहुत ज़्यादा कठिन काम था रिवर्स शूट करना और उसको उन्होंने टेक्निकली कैमरे द्वारा शूट करके मैक्सिमम दिखाया। 90% आप देखेंगे तो उसमें एक्चुअल शूटिंग करके उस काम को किया गया। और इसको ये लोग मेरे ख्याल से डीआई के भी वो पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन डीआई कराना पड़ता है कुछ अच्छा बनाने के लिए। अदरवाइज़ वो फिल्म के डेवलपमेंट पर ही ज़्यादा टाइम देते हैं कि अगर हम फिल्म पर शूट कर रहे हैं तो कलर का करेक्शन हम वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। डीआई पर उन्हीं जगह पर यूज़ किया गया, डीआई का यूज़ जहाँ पर कि आपको थोड़ा बहुत डिजिटल को वहाँ पर समावेश करना पड़ा उसके लिए। जबकि इस फिल्म को डिजिटल पर भी आप शूट कर सकते थे, ऐसा ही लुक ला सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ फ्यूचरिस्टिक जैसा कि मैंने बताया सोच रखी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस तरह का कौन सा वीडियो का रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू आपको देखने की इच्छा है मेरे द्वारा, तो आप लिख भेजिए और मैं कोशिश करूँगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर मैं आपके समक्ष आ सकूँ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।